हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट जो कि शेयर बाजार जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर जो कंपनीज न्यूली लिस्ट होते हैं, नई नई कंपनी लिस्ट होते हैं, तो आखिर ये क्यों लिस्ट किए जाते हैं कंपनी को स्टॉक मार्केट में, और इसमें लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके एज ए शेयर होल्डर हमें कितना फ़ायदा हो सकता है या फिर कितना नुकसान हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं तो इसमें उनका क्या फ़ायदा है या फिर क्या घाटा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे पूरी अच्छी तरह से विस्तार से। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। हो सके तो आप में से ज़्यादातर लोगों को ये कॉमन सी जो चीज़ है मैंने अभी बताया उसके बारे में पता होगा। अगर पता है फिर भी इस वीडियो को देखो, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के दौरान आपको कुछ अलग सी भी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो कि आपने अभी तक कहीं से नहीं लिया होगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि शेयर मार्केट होता क्या है और निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, तो इन चीज़ों के बारे में हमने जाना था। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, शेयर मार्केट की ABCD भी नहीं पता है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना और उस वीडियो की लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगी एंड स्क्रीन पे। ठीक है, तो वो वीडियो लास्ट में देख लेना। अभी हम लोग ये डिस्कशन करें तो इस वीडियो को देख लो एंड उसके बाद उस वीडियो को भी देख लेना। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने जाना था कि स्टॉक मार्केट में एक होता है सेबी जो कि शेयर बाजार को रेगुलेट करती है एंड उसके नीचे यहाँ पर शेयर मार्केट पूरा चलता है। ठीक है, उसकी देख रेख में। अब देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस होते हैं जिसके बारे में हमने जाना था कि NSE और BSE दो एक्सचेंजेस होते हैं जहां पर स्टॉक्स की खरीदारी या फिर बिकवाली हम लोग करते हैं, और यही एक्सचेंजेस पर कंपनीज आते हैं और अपना लिस्ट करते हैं। ठीक है, कि हम भी शेयर मार्केट में रहेंगे बॉस, हमें भी पैसे रेज करने, हमें भी पैसे चाहिए स्टॉक मार्केट से, हमारी भी कंपनी की शेयर्स ले लो, ये सारी चीज़ें ऑफर करने आते हैं यहाँ पर ये एक्सचेंजेस के पास ये कंपनियाँ। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का एग्जांपल मैंने दिया था। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी आती है एक्सचेंजेस के पास कि मुझे स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर लो और मेरी कंपनीज में, ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकें, और इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा। अब ऐसा क्यों लोग करते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जब कोई नई कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में तो उसे क्या कहा जाता है, IPO। ठीक है, जैसे अभी हाल फिलहाल टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आया था, फिर एक स्टेशनरी का कंपनी है, सॉरी डोम्स, यहाँ पर डोम्स नाम करके। ठीक है, तो उसका भी IPO हाल फिलहाल ही आया था। फिर सेलो का आया था। तो कहने को ये देखो, कंपनीज काफ़ी पुरानी होती हैं। ठीक है, 50 साल 60 साल पुरानी होती हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती हैं। लेकिन ये लोग स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों होते हैं, उतनी टाइम चलने के बाद ये स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं, ये चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखो, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो शुरुआती में जो कंपनी आती है न्यूली स्टॉक मार्केट में ऐड होकर, तो उसे IPO कहा जाता है। ठीक है, और IPO चलती है कुछ दिनों तक, और IPO के तहत भी लोग काफ़ी कम समय में पैसा कमाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी रिस्क है। IPO के बारे में अभी हम लोग नहीं घुसेंगे, नहीं तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि IPO के बारे में एक पूरी वीडियो बनाऊंगा और उसमें पूरे IPO को अच्छी तरह से बताऊंगा कि IPO से लोग किस प्रकार से पैसे कमा सकते हैं और क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अभी IPO की डिस्कशन नहीं करेंगे। IPO को बस इतना जानकर रखो, समझ कर रखो कि जब कोई स्टॉक मार्केट में नई कंपनी आती है रजिस्टर होने, तो उस पर खरीदारी बिकवाली, उस पर ट्रेड होने से पहले उसकी IPO चलती है 10-15 दिन की। जितने दिन की रहता है उतने दिन तक वो IPO कहा जाता है। ठीक है, और वो टाइम खत्म हो जाने के बाद वो सक्सेसफुली स्टॉक मार्केट में चालू हो जाती है उस पर ट्रेडिंग करना। ठीक है, उस पर खरीदारी करना या फिर बिकवाली करना चालू हो जाता है। तो वो IPO के दिन हम लोग समझ लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज ऐड होते हैं वो क्यों ऐड होते हैं। अब समझो अच्छी तरह से, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे एक कंपनी है, यहाँ पर कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी का एग्जांपल लेकर चल सकते हो। जैसे हम यहाँ पर एशियन पेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, एशियन पेंट्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो कि पेंट बनाती है। अब ये कंपनी तो हालांकि लिस्ट है मार्केट में, लेकिन
मार्केट में लिस्ट होने से पहले की अगर बात करें तो ये काफ़ी टाइम से चल रही थी, ठीक है, 10 साल 20 साल चल रही थी अच्छी तरह से, स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं थी। लेकिन स्टॉक मार्केट में इसका आने का ज़रूरत क्या था, ये हम लोग जानेंगे। पहले देखो, कंपनी को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे इम्पोर्टेंट पैसा, ठीक है। तो पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पहले, और वो पैसे अगर कंपनी के पास है अपने तो ठीक है, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए उतने पैसे पर्याप्त नहीं है कि थोड़े से पैसे रहेंगे और उतने में कंपनी चल जाएगी। छोटी मोटी रहती है तो चल जाती है, लेकिन कंपनी को बड़ा करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए कंपनी को चाहिए ढेर सारे पैसे। अब वो जो पैसे है एशियन पेंट कहाँ से जुटाएगा? तो पैसे जुटाने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। ये एशियन पेंट जो है वो बैंक से कर्ज लेगा, ठीक है, बैंक से कर्ज ले सकता है, और उस पर जो इंटरेस्ट है वो बैंक वालों का तो पता है ही, एफडी में हमें इंटरेस्ट देंगे 5-6-7%, लेकिन ये खुद अगर हम लोग इससे लोन लेने जाएं तो ये लेंगे 12-13%, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब कंपनी यहाँ पर आती है, एशियन पेंट आती है बैंक से कर्ज लेने, तो यहाँ पर 5-7% थोड़ी लेंगे, यहाँ पर 12%, 14%, इस प्रकार से ये लोग इंटरेस्ट इससे चार्ज करेंगे, ठीक है, कि मुझे इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैं 100 करोड़ 200 करोड़ देने को तैयार हूँ। तो ये कर्ज लेकर यहाँ पर ये अपना कंपनी को ग्रो करता है, ठीक है, यहाँ से बैंक से पैसे लेकर। उसके बाद जो भी मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से है वो अपना कंपनी को ग्रो करने के बाद दे देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कर्ज लेकर भी एशियन पेंट अपनी कंपनी को बढ़ा सकता है। लेकिन कर्ज में क्या है कि यहाँ पर इंटरेस्ट उनको काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ जाती है। अब यहाँ पर इनके पास और क्या ऑप्शन है? तो इसके अलावा यहाँ पर इनके पास एक और ऑप्शन ये हो जाता है कि ये लोग चाहे तो ये बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, वो भी एक कर्ज की तरह ही होती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बॉन्ड्स के बारे में बताया था, और उस वीडियो को अगर आपने देखा हुआ तो समझ गया होगा अच्छी तरह से, जिसमें मैंने टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर ये बॉन्ड इशू करता है ये कंपनी, ठीक है, कंपनी की तरफ से बॉन्ड आती है, और ये बॉन्ड में क्या कहा जाता है कि मैं आप सभी लोगों से, पब्लिक से, ठीक है, हम जैसे लोगों से कंपनी कर्ज लेनी चाहती है थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि पब्लिक के पास उतने ज़्यादा पैसे होंगे नहीं। तो यहाँ पर कर्ज लेने आता है कंपनी पब्लिक से। बैंक में क्यों नहीं गया? क्योंकि बैंक में 12% 14% इस तरह से चार्ज कर रहे थे। अब यहाँ पर बॉन्ड लेकर आया कर्ज लेने के लिए पब्लिक से, बैंक से लेने गया, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट थी, और पब्लिक से कर्ज लेने आया। तो यहाँ पर कंपनी वाले बोलेंगे, ये एशियन पेंट बोलेगी पब्लिक को बॉन्ड के जरिए कि मैं आपसे कर्ज लेना चाहता हूँ, और उसके बदले में आप सभी को मैं 10% का इंटरेस्ट दूंगा, तो क्या आप मुझे कर्ज दे सकते हो? अब देखो, यहाँ पर आए हम लोग, यहाँ पर हम हैं, पब्लिक हैं, तो पब्लिक यहाँ पर क्या देखेगी कि पब्लिक, चलो यहाँ पर पब्लिक मैं नहीं बना पा रहा हूँ गाइस देखो यहाँ पर ये जो पब्लिक है ये क्या कहेंगे कि भाई 10% इंटरेस्ट मतलब ठीक ही है, बहुत ही अच्छा अमाउंट है, ठीक है क्या यार, बहुत ही अच्छा अमाउंट हो गया 10%। अगर पब्लिक एफडी करवाने जाता है बैंक के थ्रू, अभी जैसे कि मैंने बोला था, एफडी में कितना रिटर्न मिलता है हमें? 5% से लेकर 7% तक मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पब्लिक के लिए अच्छा बात ये हो गई कि चलो 10% यहाँ पर हमें मिल जाएगा, और यहाँ पर एशियन पेंट वालों ने कर्ज मांगा, तो एशियन पेंट वालों के लिए अच्छा चीज़ ये हो गया कि बैंक में हमें 12 से 14% देना होगा, यहाँ पर पब्लिक को हम लोग सिर्फ 10% ही देंगे। तो यहाँ पर इनका फ़ायदा हो जाता है कि चलो मेरा थोड़ा सा पैसा बच जाएगा, मतलब ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये हो गया एशियन पेंट के लिए। अब यहाँ पर पब्लिक के लिए भी ये हो गया कि चलो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा परसेंट मिल रहे हैं एफडी के मुकाबले में। अब बॉन्ड्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है। ये सभी जो ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, और इन पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो बन सकती है, इसलिए मैं शॉर्टकट में ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के लिए फ़ायदा हो जाता है कि इसको अच्छा इंटरेस्ट मिल गया और इसको भी अच्छा इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस प्रकार से पब्लिक आती है, बॉन्ड्स खरीदते हैं और उन्हें पैसा दे देते हैं, एंड उसके बाद ये परसेंटेज के हिसाब से कंपनी एशियन पेंट इन्हें इंटरेस्ट देंगी, ठीक है। और बॉन्ड्स में क्या सिस्टम चलता है कि एक मैच्योरिटी पीरियड चलती है 5 साल 8 साल, इस प्रकार से उतने टाइम के लिए, ठीक है। बॉन्ड्स के ऊपर अभी ज़्यादा नहीं घुसेंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार से बॉन्ड्स के माध्यम से कर्ज उठाती है। बॉन्ड्स में भी रिस्क होता है। वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैं आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और सिर्फ ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताई जा रही है, एग्जाम्पल्स के लिए बताई जा रही है। तो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी है या फिर खुद की रिसर्च करनी है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं दी जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग बॉन्ड्स की बात करें तो देखो बॉन्ड्स में पब्लिक के साथ एक रिस्क ये भी है कि अगर कंपनी ने कर्ज लिया और कंपनी डूब गया तो यहाँ पर आपका पैसा भी डूब जाएगा, जो भी आपने बॉन्ड्स में लगाया 10% के चक्कर में। तो ये भी यहाँ पर रिस्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी दो ऑप्शंस के बारे में जाना है कि एशियन पेंट को अगर अपनी कंपनी को ग्रो करनी है तो यहाँ पर बैंक के थ्रू वो कर्ज उठा सकता है या फिर बॉन्ड्स के थ्रू। अब देखो बैंक के थ्रू तो यहाँ पर नहीं उठाना चाहा, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बॉन्ड्स में भी अगर इन्होंने सोचा कि यार बॉन्ड्स में भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देना पड़ जाएगा, ये अगर मान कर चलो, अगर इन्हें लगने लगता है कि यार बॉन्ड्स भी ठीक नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, या फिर बॉन्ड्स इन्होंने इशू तो किया लेकिन कोई भी पब्लिक यहाँ पर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं किया। क्योंकि पब्लिक में ऐसा होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों को अभी बॉन्ड्स के बारे में पता भी नहीं होगा कि बॉन्ड्स में किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से बॉन्ड्स के बारे में अभी धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा लोग जान चुके हैं, पहले तो और भी नहीं जानते थे। तो बॉन्ड्स के माध्यम से ज़्यादा पैसे भी नहीं इनके पास आ पाते थे, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती थी कि यहाँ पर ज़्यादा पैसे ही नहीं रेज कर पाते थे। अब यहाँ पर इनके पास तीसरा ऑप्शन एक और मिल जाता है जो कि है स्टॉक का, ठीक है। स्टॉक मार्केट का तीसरा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर स्टॉक मार्केट का। तो ये तीसरे ऑप्शन के थ्रू भी ये लोग अपना फंड रेज कर सकते हैं एशियन पेंट वाले। तो यहाँ पर कुछ 3 ऑप्शंस हैं किसी भी कंपनी के पास फंड रेज करने के लिए, पैसे की कमी है तो ये तीनों ऑप्शंस के थ्रू कोई कंपनी पैसा अपना जमा कर सकता है, अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा मतलब रेज कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और भी ऑप्शंस हो सकते हैं लेकिन सिर्फ मैंने 2 ही एग्जांपल दिया और तीसरा यहाँ पर स्टॉक मार्केट का दिया। अब कोई कंपनी और भी चाहे तो कोई गलत तरीके से भी पैसा रेज कर सकती है, ये हम नहीं कह सकते कि कंपनी वाले किस हद तक जा सकते हैं। और भी क्या क्या लीगली भी ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पर पैसे जमा करने के लिए, इनके पास फंड रेज करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कीम्स आती हैं जिसके माध्यम से छोटे छोटे बिजनेसेस को बड़ा किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके, या फिर बड़े बिजनेस को भी सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे स्कीम्स आते रहते हैं, तो उनके माध्यम से भी फंड रेज करती है कंपनी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें जान रहे हैं कि किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसा कंपनी कैसे कैसे जुटाता है। तो ये बैंक, बॉन्ड्स या फिर और भी जितने ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस इनके लिए सूटेबल नहीं रही, तो फिर ये लोग स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा रेज करते हैं और स्टॉक मार्केट के थ्रू काफ़ी अच्छा खासा पैसा इन्हें मिल जाता है, ठीक है। अभी हम लोग फिर से समझेंगे, ठीक है। जैसे एशियन पेंट्स हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, तो एशियन पेंट को पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पर बैंक्स और बॉन्ड्स की तो बात हो ही गई। तो अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आई अपनी आईपीओ लेकर, स्टॉक मार्केट में एशियन पेंट लिस्ट हो गई, ठीक है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी का आईपीओ आ गया स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड यहाँ पर अब क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट में आने के बाद क्या होता है कि कंपनी यहाँ पर बोलती है कि मैं मेरा जो शेयर है कंपनी के अंदर, कोई एक शेयर होल्डर होता है, ठीक है, जो कंपनी का ओनर है या फिर 4-5 लोग मिलकर चला रहे हैं, तो वो प्रमोटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर्स जो होते हैं कंपनी के अंदर वो इनके मालिक होते हैं कंपनी के, ठीक है। तो जो प्रमोटर्स या फिर जो कंपनी के मालिक होते हैं उनका यहाँ पर स्टेक होता है, कंपनी के अंदर हिस्सेदारी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 पार्टनर्स हैं तो चारों को यहाँ पर 25-25% या फिर किसी का हिस्सा है 50%, किसी का 20%, इस प्रकार से जो भी पार्टनर्स लोग हैं वो लोग यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी रखते हैं कंपनी के अंदर। अब देखो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि सिर्फ एक ही मालिक है, ठीक है, एक ही मालिक है जो कि कंपनी का पूरा स्टेक रखा हुआ है 100%, ठीक है। जितनी भी वो कमाई करेगा वो सब उसकी, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि उसके पास पैसा नहीं है तो पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आएगा अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर। मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जानने के लिए, ठीक है। तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर आता है और बोलता है कि भाई मेरी कंपनी में हिस्सेदारी ले लो, जितना पैसा जो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उससे उतनी ज़्यादा एशियन पेंट्स के अंदर हिस्सेदारी मिलेगी, मतलब स्टेक मिलेगा, ठीक है। और वो बन जाएगा पब्लिक
शेयर होल्डर इनका, ठीक है, शेयर होल्डर, और वो कंपनी का एक तरह से मालिक ही हुआ, ठीक है। तो अगर जैसे पिछले एक वीडियो मैंने बोला था कि अगर मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है लेकिन मेरे पास कंपनी स्टार्ट करने के लिए उतने पैसे नहीं है, जैसे मुझे पेंट वाली ही कंपनी स्टार्ट करनी है लेकिन उतने पैसे नहीं है कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकूं, एक प्लांट बना सकूं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो ऑलरेडी कंपनी बने हुए हैं उनमें पैसा लगाऊंगा, और ये कंपनी अगर अच्छी है तभी मैं पैसा लगाऊंगा, और ये कंपनी आगे बढ़ेगी तो मुझे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि एक्चुअली में मैं पैसा लगाकर यहाँ पर एक पार्टनर बन चुका हूँ एशियन पेंट कंपनी का। यहाँ पर मैंने हिस्सेदारी खरीद ली है पैसे लगाकर, एंड जितने ज़्यादा पैसे लगाऊंगा उतने ज़्यादा मुझे इसके अंदर हिस्सेदारी मिलेगी, और ये कंपनी अगर आगे चलकर बहुत ही अच्छा सेल्स लेकर आती है, अपनी पेंट्स काफ़ी ज़्यादा बेचती है, तो मुझे भी उस हिसाब से यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा एज ए शेयर होल्डर, क्योंकि मैं भी इनका बिजनेस पार्टनर हूँ, तो मुझे भी उसका हिस्सा तो मिलना चाहिए, मैंने भी बिजनेस में पैसे लगाए हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से शेयर होल्डर को बेनिफिट होता है कंपनी में पैसे लगाने पर। अब देखो यहाँ पर चूंकि एशियन पेंट वाले ने यहाँ पर अपना शेयर बेचा है, यहाँ पर स्टॉक बेचा है, अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेची है। अब 100% थी, 20% इन्होंने हिस्सेदारी बेचना चालू कर दिया। चलो मानकर चलते हैं 25%, क्योंकि यहाँ पर सेबी का रूल है कि किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स यहाँ पर 75% तक ही अपना स्टेक रखेंगे, ठीक है। उससे पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले कितना भी रखे कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद मैक्सिमम 75% ही कोई कंपनी का ओनर, 3 है 4 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 75% ही बस जो कंपनी के ओनर्स लोग हैं, प्रमोटर्स हैं, उनकी यहाँ पर होल्डिंग होनी चाहिए, उनकी स्टेक होनी चाहिए। बाकी 25% उन्हें छोड़ देना चाहिए शेयर मार्केट में स्टेक, जो लोग भी बाई करना चाहे कर सकते हैं। अब ये 25% स्टेक ऐसा मत समझना कि यार 25% में क्या होगा, 25% तो एक ही आदमी खरीदेगा, तो ऐसा नहीं है। कंपनी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। कंपनी की वैल्यू जैसे मानकर चलो 1 करोड़ की है ये एशियन पेंट की, लेकिन 1 करोड़ की नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, 2-3 लाख करोड़ की है, मे बी कन्फर्म नहीं हूँ, आप लोग चेक कर लेना नेट पे, ठीक है। तो 1 करोड़ अगर इसकी वैल्यू है, तो जिसमें से इसकी जो होल्डिंग है 75% है, 25% के ये लोग शेयर इशू करेंगे। यहाँ पर शेयर प्राइस ये लोग खुद फिक्स करके इशू करते हैं, आईपीओ जब आती है तब, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 25% शेयर छोड़ दिया है, मतलब 25 लाख रुपए यहाँ पर जो लगाता है वो यहाँ पर बन जाएगा 25% का हिस्सेदार इस कंपनी के अंदर, ठीक है, एशियन पेंट के अंदर। अब यार ये 25% के अंदर जो 25 लाख है, ये 25 लाख में कोई 2 लाख लगाया, मैंने 2 लाख लगाया, फिर किसी ने लगाया 4 लाख, तो सब जिन लोगों ने जितना भी अमाउंट लगाया उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज उनको कंपनी के अंदर स्टेक मिल जाएगी और वो शेयर होल्डर बन जाएंगे, और उनके हिसाब से यहाँ पर कंपनी ग्रो करेगी या फिर कंपनी गिरेगी भी, नुकसान भी होगी, तो उसी के हिसाब से इनका घाटा भी होगा। क्योंकि शेयर होल्डर मेन देखो प्रमोटर है 75%, कंपनी को नुकसान भी होता है, तो सबसे ज़्यादा जो कंपनी के ओनर्स हैं उनका नुकसान होता है। बाकी शेयर होल्डर्स जितने ज़्यादा होल्डिंग बना कर रखेंगे, यहाँ पर जितने ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा, फ़ायदा भी इसी प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से शेयर होल्डिंग चलती है। एंड यहाँ पर जब कोई कंपनी आती है, लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर ये लोग इनिशियल स्टेज में एक प्राइस देते हैं, ठीक है, एक प्राइस देते हैं कि मैं अपने स्टॉक्स जो है वो बेच रहा हूँ, इतने परसेंट शेयर्स बेच रहा हूँ, या फिर शेयर्स की क्वांटिटी बताते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ शेयर है और जिसकी वैल्यू है 25 लाख, ठीक है। तो उस हिसाब से एक शेयर की प्राइस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये लोग खुद भी शेयर प्राइस डिसाइड करते हैं, एंड ये लोग खुद बताते हैं कि मेरा जो कंपनी का शेयर का प्राइस है वो 100 रुपये पर शेयर है, ठीक है। तो उस हिसाब से लोग शेयर खरीदते हैं, एक शेयर खरीदेगा तो 100 रुपये का पड़ेगा, लेकिन उसमें 100 रुपये अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया, सिर्फ एक शेयर खरीदा, तो इसमें परसेंटेज काफ़ी कम बनेगा शेयर होल्डर का, और प्रॉफिट भी होगा या फिर नुकसान भी होगा तो काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर शेयर प्राइस के ऊपर हम लोग अभी नहीं ज़्यादा डीपली जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आईपीओ की हम लोग बात कर रहे थे, आईपीओ के समय शेयर प्राइस ये लोग खुद डिसाइड करते हैं कि शेयर प्राइस इतना रहेगा और इतना शेयर, मतलब 1 करोड़ शेयर हम लोग छोड़ रहे हैं मार्केट में, तो जिसको खरीदना है खरीद लो, बाकी बदले में कंपनी की हिस्सेदारी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लोग आएंगे और शेयर खरीदेंगे पैसे लगाकर,
तो पैसा आ जाएगा कंपनी वाले के पास, यानी एशियन पेंट के पास पैसा आ गया, हम लोगों ने पैसा देकर हिस्सेदारी खरीदा। अब इसकी हिस्सेदारी यहाँ पर चली गई 25%, तो इसमें एक घाटा है इनको कि कंपनी में हिस्सेदारी थोड़ी सी कम गई, लेकिन अभी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी रखा हुआ है, 75% रखा हुआ है, ठीक है, और वो नहीं बेच रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर हिस्सेदारी कंपनी में चल गई थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर इनके पास पैसा भी काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो अब पैसा आने के बाद यहाँ पर ये जो कंपनी है ये उन पैसों से अपने खुद की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगी खुद को, ठीक है। तो ये पैसे से ये कंपनी अपना फ्यूचर में अच्छा डेवलप करने के लिए यूज करेगी, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट से कोई कंपनी पैसे उठाती है और बस यही पैसे की वजह से लोग यहाँ पर कंपनी को लिस्ट करते हैं। अगर ऐसे ही पैसे इनको मिल जाते हैं तो फिर इनको क्या ज़रूरी था कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर अपना जो मतलब स्टेक है, जो अपनी हिस्सेदारी है वो बेचे, ठीक है। अगर इनके पास पर्याप्त पैसा होता ही इतना तो ये लोग स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि शेयर होल्डर बन चुके हैं तो हमें भी ये कंपनी में हिस्सेदारी मिल चुकी है। अब ये कंपनी ग्रो करेगी तो हमें भी फ़ायदा होगा और नुकसान में जाएगी तो हमें भी नुकसान होगा। तो ये यहाँ पर शेयर होल्डर को फ़ायदा और नुकसान होता है। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो क्यों होती है और इससे कंपनी को क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है। और एक शेयर होल्डर जो होता है उसको क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी अच्छी तरह से समझ लिया इन चीज़ों के बारे में। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।